चलिए जी शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस जिन जिन बच्चों का इस बार सीए फाउंडेशन निकला, एक बार प्लीज अपने हाथ उठाइए। चलिए बहुत अच्छा। और अच्छे मार्क्स आए या एक्सपेक्टेशन से कम आए? हाँ जी, आ गए बस। लेकिन देखो, आने का मतलब ये अच्छी बात है कि आप पास हो गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक रिस्क वाला फैक्टर भी है कि आप थोड़े कम मार्क्स के साथ पास हुए हैं। अब कम मार्क्स का पास होने का मतलब ये होता है कि इस बार हो गए, अगली बार होंगे नहीं होंगे, होना जरूर चाहिए। लेकिन देखो, पिछले वाले के एग्जाम्स के कंपैरिजन में आप जो अगली बार सीए इंटर के एग्जाम देने वाले हैं वो इजी होने वाले हैं, टफ होने वाले हैं। तो इसका मतलब जो कहीं ना कहीं 200 के आसपास पास हुए हैं उनके लिए आगे थोड़ा टफ होगा। मैं प्रैक्टिकल बात बोलता हूं, मैं ये बोलूं कि आपके नहीं नहीं आप सब पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आप मेहनत करेंगे। और अच्छा, मेहनत सबने पिछली बार भी करी है ना, बट फिर भी मार्क्स थोड़े बहुत कम ऊपर नीचे हुए। अब उसका रीजन क्या था? किसी ने अब तक काम किया इस चीज के ऊपर, या पास होने की खुशी मनाई जा रही है? कॉपी मंगवा लिया आपने आरटीआई से? हाँ, टाइम लगेगा आने में, लेकिन ये काम करना जरूरी होगा आप सबके लिए। जिनका भी इस बार सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ है उन सबके लिए जरूरी है कि आप अपनी आरटीआई से कॉपी मंगवाएं। 10 रुपए की फीस लगती है, लेकिन वो 10 रुपए आपके लिए ना बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। रीजन मीन, जैसे ही वो आप 10 रुपए खर्च करते हैं, पेपर आपके पास आता है, तो आप अपने पेपर को एनालिसिस कर पाएंगे उसका कि भाई आप जो लिख कर आए थे क्या आपको उतने मार्क्स मिले या नहीं मिले। अगर मिल गए बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन गलत हो गया था इसलिए मार्क्स कट गए, चलो समझ में आ गया। लेकिन आपने सही लिखा लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिले, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है। और खासकर 2 ही पेपर ऐसे हैं जहां पर आपको दिक्कतें चल रही हैं, या तो वो अकाउंट्स का पेपर था या लॉ का, क्योंकि इको और मैथ्स तो अब हमारे काम का नहीं रहा, उनकी तो डेथ हो गई, उन्हें तो भूल जाइए। लेकिन आगे 2 पेपर चलने वाले हैं। कौन कौन से चलने वाला है? अकाउंट चलने वाला है, जिसका अब नाम क्या होने वाला है? एडवांस अकाउंटिंग। और उसके अलावा एक पेपर और आगे चलने वाला है, कौन सा? लॉ का। और ये लॉ का पेपर आगे चलता रहेगा। ये फाइनल में लॉ का पेपर डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन एसपीओएम के थ्रू होता है, मतलब अकाउंट्स और लॉ जिंदगी भर साथ रहने ही वाले हैं। तो अगर आपने अभी अपनी गलतियों पे काम कर लिया, ढूंढ लिया मिस्टेक्स को, तो आप अगली बारी सीए इंटर के टाइम पे वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है ना? ऑल्दो ये वाली बात मैं बच्चों को बहुत बोलता रहता हूं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। अगले 9 महीने बाद आपका इंटर का काम एग्जाम आने वाला होगा, तो उस चीज को लेकर टेंशन होगी कुछ अभी से? कुछ बच्चे तो मुझसे मिलके जा चुके हैं ऑलरेडी, बाकियों को भी ऐसी टेंशन हुई कि ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, बोथ ग्रुप्स देने हैं? ऐसी कोई टेंशन नहीं? तो डिसाइड कर लिया मतलब? जी बताइए, तो डिसाइड कर लिया इसके रिगार्डिंग? कितनों ने डिसाइड कर लिया? ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स? बताओ बताओ। पहली बात तो अभी होता है कि स्टार्टिंग में हाथ नहीं उठाएंगे, बोथ ग्रुप्स के लिए हाथ उठा दिए तो हमें नजर लग जाएगी। बट लेकिन फिर भी आपके एग्जाम होने कब वाले हैं? जनवरी। जनवरी 27 का अटेम्प्ट होगा। यहां से कितने महीने पड़े? अभी मार्च का मिड आ गया ऑलमोस्ट, और उसके अलावा आगे इस साल के कितने महीने हो गए? 9 महीने, और करीबन 15 दिन ये वाले, यानी करीबन 9.5 महीने का टाइम आपके पास है। अगर आप सिंगल ग्रुप जाएंगे या बोथ ग्रुप जाएंगे वो आपकी अपनी चॉइस होगी, लेकिन मैं आपको एक बस सिंपल सी बात बता दूं, आप कभी भी अटेम्प्ट देंगे तो आपकी प्रेफरेंस बोथ की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकलशिप में कहीं ना कहीं प्रेफरेंस में बोथ ग्रुप्स को पहले प्रेफर किया जाता है। अगर आप आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे, कभी भी अच्छी फर्म के लिए जाएंगे, तो आपको हमेशा बोथ ग्रुप्स की बेसिस पर प्रेफरेंस मिलती है। अगर आपने सिंगल ग्रुप करके निकाला तो ऐसी बात नहीं है कि आपको आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, लेकिन जो फिर एक उम्मीद आप रखते हैं कि हाँ हमें किसी ब्रांड के साथ काम करना है, तो वो उम्मीद थोड़ी सी दिक्कत देगी आपको। तो इसीलिए प्रेफरेंस तो यही होनी चाहिए कि बोथ ग्रुप्स देने हैं।
और बोथ ग्रुप्स को खत्म करने के लिए करीबन मिनिमम 6.5 से 7 महीने का टाइम लगता है बोथ ग्रुप्स की क्लासेस को खत्म होने के लिए। तो अगर मेरे पास आज 9.5 महीने हैं और करीबन 7 महीने अगर मेरी क्लासेस खत्म होने में लगे तो कितना टाइम बचा आपके पास? 2.5 महीना। 2.5 महीने में आपको रिवीजन करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है और फिर जाकर अपना जनवरी में बोथ ग्रुप्स देना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको कोर्स का आइडिया लगता है और आपको समझ में आता है कि कोर्स थोड़ा सा ज्यादा है, हमसे मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा है। ये चीज दिक्कत देती है बच्चों को किस चीज के रिगार्डिंग, कि सिंगल ग्रुप दे पाए या बोथ ग्रुप दे पाए। तो अगर आपको उस वक्त पर लगता हो कि हम सिंगल ग्रुप के लायक हैं तो उस वक्त पर जब एग्जाम फॉर्म फिल होगा तब सोचना कि सिंगल या बोथ। मैं फिर भी बोल रहा हूं प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? बोथ। लेकिन आज इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि सिंगल देना है या फिर बोथ देना है। आज आपका मेन प्योरली फोकस क्या होना चाहिए कि हम दोनों के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। अगर हम वेल प्रिपेयर हो जाते हैं 7 महीने के अंदर और साथ साथ हमारी सेल्फ स्टडी हमें अलाउ करेगी तो हम बोथ ग्रुप्स ही देंगे। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी इस चीज का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता तो मैं सिंगल ग्रुप, अदरवाइज जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि जनवरी के बाद आप किस में जाएं, मई में जाएं। क्योंकि अटेम्प्ट छोड़ना मतलब अटेम्प्ट फेल होने के बराबर ही है। भले ही वो काउंट ना हो लेकिन अटेम्प्ट छोड़ना मतलब फेल होने के बराबर। क्योंकि 3-4 महीने हर अटेम्प्ट में लेट होने का मतलब है कि आप सीए लेट बनने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट एंड ओनली टारगेट इज जनवरी 27 विद बोथ ग्रुप्स विद गुड मार्क्स। और टारगेट थोड़ा बड़ा। गुड मार्क्स तब आते हैं जब आप रैंक के लिए सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम सिर्फ पास हो जाए तो नहीं होते। अगर आप टारगेट बनाते हैं कि मुझे 600 में से 500 मार्क्स लाने हैं तब 400, 450, 450 आते हैं। आप अगर टारगेट बनाते हैं कि मेरे 400 आ जाएं तो 350 आते हैं और आप टारगेट बनाते हैं 300 आ जाएं तो फिर नहीं हो पाता। तो टारगेट बड़ा बनेगा तो मेहनत ज्यादा होगी, ज्यादा मेहनत होगी तो अपने आप ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आती है? धीरे धीरे करके इसके अकॉर्डिंग जैसे भी हम आगे बढ़ते रहेंगे आपके साथ कोर्स के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन चलता रहेगा। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या क्या है ये पता है हमें? पता चला अब तक नए वाले बच्चों को? नहीं पता? हमारा सीए इंटर के इधर पेपर्स कितने हैं और ये 6 पेपर किस तरह से डिवाइडेड हैं? 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से हैं? ग्रुप 1 और एक और क्या है, ग्रुप 2। अच्छा, ग्रुप 1 में कितने पेपर्स? 3 पेपर। कौन कौन से पेपर हैं? सबसे पहला आपका एडवांस अकाउंटिंग, कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। मैंने आपको एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाना है, मैं एडवांस अकाउंटिंग के बारे में सेपरेटली बात करूंगा, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके अलावा अगला पेपर आपका फेवरेट कौन सा? लॉ। ये भी कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का आएगा। लॉ के बाद अगला पेपर टैक्स, सिर्फ टैक्स। डीटी, डीटी मतलब एंड जीएसटी। जो आईडीटी आप बोल रहे हो उसको हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं? जीएसटी। डीटी और जीएसटी। और कुछ सुना है इसके बारे में, डीटी के बारे में, जीएसटी के बारे में? क्योंकि मैं यहां पर भी एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर करना चाहता हूं, आपको बहुत हेल्प करने वाला है पॉइंट। डीटी को लेकर इस वाले फाइनेंस एक्ट के थ्रू बजट के अंदर डायरेक्ट टैक्स चेंज हो गया है। चेंज हो गया मतलब जो बच्चे अब तक डायरेक्ट टैक्स पढ़ चुके थे या पढ़ रहे हैं, आगे जाकर वो डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कब से नहीं होगा? मई 2027 से नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो बदलने वाला है। तो इसका मतलब आपके लिए श्योर शॉट कौन सा क्लियर करना कंपलसरी हो गया? ग्रुप 1। जैन 27 में आपको हर हाल में कौन सा ग्रुप तो देना ही देना पड़ेगा? 1। तो इसीलिए पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि जैन 27 में करना पड़े। ऑल्दो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि जैन 27 बोलकर अटेम्प्ट बढ़े ना हो। आईसीआई ने जब भी कोई कोर्स चेंज किया या कोई ऐसा पार्ट आया तो हमेशा 2-3 अटेम्प्ट का एडिशनल बेनिफिट मिला। तो जैन 27 वो सिर्फ कहने के लिए है, वो उस साल के 2-3 अटेम्प्ट आपको और देंगे कि आपको क्लियर करने में दिक्कत ना आए। लेकिन हाँ, पॉइंट ये है
कि चेंज तो हो रहा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। और उसके बाद अगर चेंज होता है तो वो मई 27 से होगा, तो आप इस चीज को ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट टेस्ट का पेपर हर हाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कितने कितने मार्क्स के हैं दोनों? 50-50। ग्रुप 2 के अंदर कितने कितने पेपर्स? फिर से 3। कौन कौन से? कॉस्ट अकाउंटिंग और एफएमएसएम से पहले एक पेपर और आता है, कौन सा? ऑडिट। और उसके बाद एफएमएसएम। एसएम का फुल फॉर्म, एफएम का फुल फॉर्म और एसएम का फुल फॉर्म। अच्छा, आप में से कितनों को थ्योरी अच्छी लगती है? इतना खौफ थ्योरी का? थ्योरी अच्छी नहीं लगती? किसी को अच्छी नहीं लगती? लड़कियों को तो अच्छी लगती है, लड़कियों कहती है थ्योरी अच्छी होती है लड़कियों की। नहीं, किसी की भी अच्छी नहीं? अच्छी है। और पीछे लड़कों की थ्योरी किसी की अच्छी? हाँ, हाथ उठाता रहता हाथ। क्या हुआ, लड़की बोल छुपी से कर लिया क्या? तो पॉइंट इज कि मैं आपको थ्योरी प्रैक्टिकल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आपका क्या लगता है एडवांस अकाउंटिंग का पेपर कैसा है? प्रैक्टिकल है। लॉ का पेपर कैसा है? थ्योरी है। डीटीजीएसटी मैं तो प्रैक्टिकल ही मानता हूं। हाँ, प्रोविजन के ऊपर बेस्ड है तो उसको बच्चे लोग कह देते हैं कि हाँ सर प्रैक्टिकल कम थ्योरी हो गया, लेकिन मोस्टली प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ही आते हैं, बट वो सॉल्व करने के लिए प्रोविजन आना चाहिए। आपको कुछ प्रोविजन सिखाए जाएंगे। आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया में इनकम टैक्स कैसे निकाला जाता है, पहले इसके रूल सिखाए जाएंगे और उसके बाद उसको अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकल केस दिया जाएगा। एक पर्सन है, लेट्स से एग्जांपल जितिन त्यागी, वो कहां कहां से इनकम अर्न करता है, उसकी इनकम की डिटेल आपको दी जाएगी। अब उसकी इनकम में कहां कहां की इनकम आ सकती है, वो बिजनेस करता है वहां से आ सकती है, समझ रहे हो बात को? उसने अपने पास कहीं पर जॉब कर रखी है तो वहां से सैलरी आ सकती है। उसके अलावा उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, वहां से रेंट आ सकता है। उसने बैंक में एफडी करा रखी है, वहां से इंटरेस्ट आ सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं, इनकी इनकम निकालना इनकम टैक्स के अंदर सीखेंगे आप। तो इसलिए प्रैक्टिकल ही है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पूरे कोर्स का है भी वही, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से सबसे ज्यादा जुड़ता भी वही है। आप कुछ और यहीं कहीं यूज करें ना करें, डीटी को सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाकर। और एक और बात ध्यान रखिएगा, आपको आर्टिकलशिप में मौका मिले तो जनरली 2 फील्ड बहुत सुनने को मिलती है, एक टैक्स की और एक ऑडिट की। तो आपकी प्रेफरेंस टैक्स होना चाहिए। ऑडिट भी बुरा नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ में, लेकिन अगर प्रेफरेंस मिल रही हो तो टैक्स को पहले चूज करना। अच्छा, उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर कैसा? ये भी प्रैक्टिकल है। उसके बाद ऑडिट का पेपर थ्योरी है। एफएमएसएम, एफएम प्रॉपर थ्योरी और प्रैक्टिकल है, और एसएम अब थ्योरी वाली काइंड ऑफ में बोलूं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना आपके लिए आपका एक पुराना फेवरेट सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज की टाइप्स, लेकिन अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट अच्छा है। आगे जाकर बिजनेस में काम कैसे करते हैं लोग और बेटर तरीके से कैसे मैनेजमेंट होती है उसके बारे में सिखाता है। तो क्या लगता है कितने कितने मार्क्स का हो गया? 100 का प्रैक्टिकल, थ्योरी 100, 50-50 कर लें इसको। चलिए, वैसे ऑल तो मैं बोलूंगा 70-30 है, बट फिर भी 50-50 कर लिया। ये कितना? 100। ये प्रैक्टिकल थ्योरी कितना? 100। ये कितना? 50। और ये कितना? 50। क्या लगता है कितना प्रैक्टिकल कितना थ्योरी? प्रैक्टिकल 100, 50, 100, 50, कितना हो गया? 300, यानी कि आधा प्रैक्टिकल और आधा। अब आप में से ये जो बात मैं आप बोलने जा रहा हूं, अब इसको बहुत ध्यान सुनना। आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूं, कुछ फायदे और नुकसान बता रहा हूं बोथ ग्रुप्स के। आपके हिसाब से बोथ ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा क्या? सबसे पहला फायदा, रैंक तभी आता है अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं, 300 में से 300 भी ले आते हैं, सेकंड में भी 300 में 300 ले आए, तब भी रैंक नहीं है। तो रैंक कब आएगा? जब 6 के 6 पेपर एक साथ दिए जाएंगे। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है बोथ ग्रुप्स के लिए, सिंगल ग्रुप का बेनिफिट नहीं है, बोथ ग्रुप का बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट मैंने आपसे बोला, कहां प्रेफरेंस मिलेगी? आर्टिकलशिप में प्रेफरेंस मिलेगी आपको। जहां भी जाओगे लिटरली ये हमेशा नोटिस होता है, और खासकर बिग फोर्स में नोटिस होता है। बिग फोर में ध्यान रखना, बिग फोर की प्रायोरिटीज क्या है? बोथ ग्रुप्स, रेगुलर कॉलेज, 1 अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये 3 चीजें।
अब आप में से शायद कोई रेगुलर कॉलेज वाला है नहीं, रेगुलर कॉलेज की कंडीशन खत्म। उसके बाद क्या बचा, बेस्ट प्लान है, क्या बचा कि बोथ ग्रुप्स हो। अब इस बोथ ग्रुप्स को कॉम्पनसेट कॉलेज कैसे कर सकता है, जब आप रैंक ले आए तो खुद कॉल आता है। आजकल लिंक्डइन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, क्या नाम है आपका, इंटरव्यू होता है, सब कुछ होता है, लेकिन रैंक मैटर करता है यहां पर। इन केस रैंक नहीं है तो लेकिन बोथ ग्रुप तो हो और पहला अटेम्प्ट हो। सिंपल सी बात है ना, लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत कंपटीशन है। उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं कोई 50 लोग आपसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, रैंक। तो कोशिश उस हिसाब से करेंगे ना, तब जाकर अच्छे लेवल पे अचीव कर पाएंगे। अगर आप पहले से ही सोच लेंगे ना, एग्जाम्पल के लिए सीए बनने के बाद सैलरी बताओ कितनी चाहिए। अगर आज सीए बन जाते हो, आज सीए के रिजल्ट आया, आप लोग सीए बन गए, कल से जॉब लगने वाली है, सैलरी कितनी चाहिए, कितने रुपए महीना काफी होगा आपके लिए? फिर भी आप सब जानते, देखो उम्मीद तो आप जितनी मर्जी करो, लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी जानते हो, आप अपनी कैपेबिलिटीज भी जानते हो, आप थोड़ा बहुत मार्केट को भी जानते हो। उस हिसाब से आज महीने का कितना अमाउंट आपके लिए काफी है? 1.5-2 लाख रुपए एक अच्छा पैकेज कंसीडर होगा। अगर 1.5 लाख रुपए है तो इसका मतलब 18 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो रही है एनुअल पैकेज पे, और 2 लाख है तो कितना हो गया, 24। अच्छा, किसी को इससे ज्यादा की भी उम्मीद होगी? होगी ना, थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। सोचो, अब एक बच्चा 300 लेके पास हुआ फाइनल में और एक रैंक लेके आया, क्या लगता है किसको ज्यादा मिलने वाला है? क्यों? उसने ज्यादा मेहनत की है ना, तो ज्यादा डिजर्व भी करता है। तो अगर आप भी ज्यादा डिजर्व करते हो, ज्यादा मेहनत करते हो, तो आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर आप मेहनत ही इतनी करोगे तो आप इतना थोड़ी उम्मीद कर सकते हो फिर अपने आप से। इतना उम्मीद करने के लिए मेहनत भी इतनी ही करनी पड़ेगी। तो सिंपल से पॉइंट है, अगर ज्यादा कमाना चाहते हो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये माइंड में क्लियर रख लीजिए, आने वाले अगले 4 साल, ये इंटर का 1 साल हो गया, उसके बाद करीबन 2.5 साल आपके इसके हो गए, आर्टिकलशिप 2 क्लासेस क्या नाम उस चीज के एग्जाम वगैरह के, तो 3.5-4 साल यहां से हैं आपके पास, जिसमें आपने जितनी अच्छी मेहनत कर ली उतना अच्छा आपका रिजल्ट, उतना अच्छा आपका सैलरी पैकेज, या आप लाइफ में कुछ भी करेंगे अच्छा कर पाए। और वो जो रिजल्ट होता है ना, वो कॉन्फिडेंस देता है। जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट निकला तो आपको उसको सक्सेसफुल देखकर किस तरह की फीलिंग आई थी? चलो खत्म हुआ किसी वजह से, है किस तरह से खत्म हुआ, एक अचीवमेंट की फीलिंग आई कि कुछ तो चलो निकल गया, अचीव किया हमने। काफियों का फर्स्ट अटेम्प्ट था, किसी का सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है। जिसका क्लियर हो गया, 20% बच्चों का करीबन पास हुए इस बारी। कितने परसेंट बच्चे फेल हुए? 80% बच्चे। हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सारे के सारे नालायक थे, ये सबने मेहनत नहीं की होगी? मोस्ट ऑफ द बच्चा सब मेहनत करता है, लेकिन आप उस मेहनत में साथ साथ थोड़े से लकी भी निकले कि आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, आप पास हो गए, आप अगले लेवल पर आ गए। और अगले लेवल के लिए अब परसेंटेज थोड़ी सी और कम होगी, तो आप उसके अंदर होंगे या नहीं होंगे, ये आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। तो इसीलिए कुछ भी पार्ट, कुछ भी कहीं पे भी कमी रह गई तो वो हमें दिक्कत देगा। तो कोशिश सिर्फ एक ये कि अगली बार भी सक्सेसफुल लिखा हुआ दिखना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में दिखना चाहिए, बोथ ग्रुप्स एक साथ दिखने चाहिए, तब मजा है और यही आपकी वैल्यू क्रिएट भी करता है। नाउ तीसरा बेनिफिट क्या है आपके पास? सेट ऑफ का। सेट ऑफ सुना आप सबने कुछ? इसमें पता है किसी को सेट ऑफ क्या है? लेट्स से ग्रुप 1 मैं रफली एस्टिमेट लेता हूं, जैसे कि आप सबने बोला कि आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, थ्योरी थोड़ी वीक है, तो उस हिसाब से आप ग्रुप 1 के 300 में से इंडिविजुअली बताइए, एडवांस अकाउंटिंग, लॉ और टैक्स, कितने कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड रखते हो कि आज कितने आ सकते हैं, अगर आज आपको सब कुछ आता हो तो? अकाउंट्स में और लॉ में दोनों में कंपैरिजन, किस में ज्यादा उम्मीद करोगे ज्यादा मार्क्स आएंगे? अकाउंट्स में। लेट्स से मैं कहता हूं अकाउंट्स में लेट्स से 70। लॉ आपने ठीक ठाक किया, फिर भी कितना आ गया? 50। टैक्स भी आपका ठीक था, अच्छा खासा 60 आ गया। अच्छा, एक और वर्ड भी सुना है ना आप लोगों ने, एग्जेम्पशन। क्या होती है? अगर आपके किसी भी पेपर के अंदर 60 या 60 से ज्यादा आ गए तो पेपर कभी भी दोबारा देना
नहीं पड़ेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर देखा है तो 7 और 5 12 और 6 18, कितने मार्क्स बन गए बेटा आपके? लेकिन अगर मान लो किसी पेपर में अगर इतने रह गए होते तो अब कितने पेपर दोबारा देने पड़ते? फाउंडेशन में सारे देने पड़ते थे, इंटर में अब अच्छी बात आ गई क्या कि अब सिर्फ लॉ का देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पेपर में कितने हैं 60 या उससे ज्यादा, तो बेनिफिट मिल गया, एग्जेम्पशन का बेनिफिट। लेकिन हम ये कहते हैं जी आपने पूरा सारा क्लियर कर लिया, 180 आपके आ गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पेपर किसका है? कॉस्ट का, ऑडिट का और एफएमएसएम का। और मैं कहता हूं बहुत वर्स्ट सिनेरियो भी है तब भी कितने बन जाएंगे? 120। आप बताओ आप कौन से ग्रुप में पास हो? ग्रुप 1 में पास हो प्योरली, ग्रुप 2 में हो क्या? ग्रुप 2 में कितने मार्क्स हैं ये, और चाहिए कितने होते हैं? 300 में से कितने चाहिए होते हैं? 150। लेकिन अगर आपने बोथ ग्रुप्स एक साथ दिए हैं तो आप बोथ ग्रुप्स को कंबाइंड काउंट करो, 180 और 120 टोटल कितना? 300। टोटल 600 में से 300 मतलब 50% आप पास हैं। आपका ग्रुप 1 का एक्स्ट्रा बेनिफिट 30 मार्क्स का बेनिफिट ग्रुप 2 को मिल जाता है, जिसे आप सेट ऑफ बोल देते हैं। तो बोथ ग्रुप्स का सबसे बड़ा फायदा यह है, मैंने कितने बच्चे ऐसे देखे हैं कई बार एक पेपर उनके बोथ ग्रुप्स निकाल के ले गया, एक पेपर, एक में 70-80 आ गए, बाकी सबके कम थे, लेकिन 300 बन गया, और 300 बन गया तो बोथ ग्रुप्स निकल गए। तो कहीं ना कहीं पॉइंट कहने का क्या है, बोथ ग्रुप्स के फायदे हैं। अच्छा नुकसान क्या होगा? पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, बस अगले 8-9 महीने के लिए पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, और 8-9 महीने के बाद जब बोथ ग्रुप्स निकल जाएंगे तो फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी, फिर 2 साल का पीरियड होगा। मैं हमेशा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ना, इवन मैं फाइनल को डिफिकल्ट नहीं मानता, मैं फाउंडेशन और इंटर को बहुत डिफिकल्ट मानता हूं, और खासकर फाउंडेशन वो वाला जो कि 12th होते ही सितंबर देता है, जनवरी वाला फिर भी थोड़ा रिलैक्स होके आ गया, लेकिन उसके बाद अब जब इंटर आया है तो 1 साल के अंदर 6 पेपर पढ़ना, उनको क्लियर करना, सबसे ज्यादा कम टाइम हो गया, 7 महीने में सब कुछ खत्म करना है, फिर रिवीजन करनी है, टेस्ट सीरीज भी देनी है, तो मुश्किल पार्ट तो है नो डाउट, लेकिन मुश्किल के ही तो पैसे हैं, लिटरली बात है ना। अगर मुश्किल ना होता तो फिर तो हर कोई कर रहा होता, वैल्यू कैसे बनती? पता ना हमारे कितने सीए हैं इंडिया के अंदर? 4 लाख प्लस करीबन, और पॉपुलेशन तो आप जानते ही हैं हमारी, जिस हिसाब से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे सीए तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन जितने सीए हैं क्या वो मोर देन इनफ हैं? नहीं, तभी तो वैल्यू है ना। कम पैसे में ज्यादा कमाने का मौका क्यों मिल रहा है? इसीलिए मिल रहा है। जिस दिन सीए भी बिल्कुल ऐसे बनने लग गए ना, हर अटेम्प्ट में 50-50 हजार सीए बनने लग गए, सोचना जॉब खत्म हो जाएंगी। फिर अभी जॉब है, अच्छी वैल्यू है, क्यों है? क्योंकि इस प्रोफेशन में नॉलेज है, और नॉलेज होने का ही फायदा बच्चों को मिलता है अच्छे पैकेज के लिए। तो कोशिश सिर्फ यही होनी चाहिए। मैंने आपको कोर्स कंटेंट की बात बता दी है, अब मैं अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात शुरू करूंगा और फिर अपने कोर्स के ऊपर आगे चलूंगा, और एग्जाम कितने मार्क्स का कैसे कैसे आता है ये सब भी आपको पता चलेगा। आपका एडवांस अकाउंटिंग का पेपर जो है, क्या लगता है कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का, लेकिन एग्जाम में कितने का आता है? बोलो बोलो बोलो, कुछ आइडिया हो? आपका फाउंडेशन में था ना ऐसे कुछ करके, कोई चॉइस आया करती थी ना कुछ 120 का, यहां आता है 118 का। 2 चॉइस हैं, जैसे फाउंडेशन में भी थी, एक क्वेश्चन की चॉइस और एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस। अच्छा, हमें तो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, जिसके अंदर 2 पार्ट, जो आपके पास फाउंडेशन में फैसिलिटी नहीं थी वो इंटर में है। और पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा सुन के, अगले साल से फाउंडेशन में भी एमसीक्यूज आ रहे हैं। अच्छा लगा बुरा लगा? बुरा लगा, हमारे साथ तो नहीं हुआ ऐसा है। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको सारे कैसे हो जाएंगे? एमसीक्यूज, पूरा एमसीक्यू, फुल एमसीक्यू। ये वापस से लेके जा रहे हैं 2007 के पैटर्न पे। 2007 में आईसीआई ने
सीपीटी लॉन्च किया था, आपने शायद नाम सुना हो सीपीटी, जहां पर सारे पेपर क्या होते थे, और सारे पेपर एक ही दिन में हुआ करते थे। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे आफ्टरनून में, 4 घंटे आइए पेपर लेके जाइए। और पेपर उस वक्त पे बच्चे, अप्रैल वाले बच्चे सितंबर नहीं जून में दिया करते थे। विद इन 3 मंथ्स सी इंटर में आ गया बच्चा। और अब भी यही प्रोविजन है, या सुनने में आ रहा है कि सीपीटी का एग्जाम या उस पेपर फाउंडेशन का एग्जाम साल में 4 बार होगा। तो अब आप अपने आपको लकी मानो या कुछ भी बोलो, आप पास हो चुके हो, अच्छी बात है, आपका अगला लेवल आ चुका है। और अगले लेवल पर वो बेनिफिट आपको अभी भी मिल रहा है कि आपका पेपर कितने मार्क्स का अब एमसीक्यू में आ गया है। अब ये 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू आता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, मैं आपको पेपर ही दिखाऊं। इस बार का पेपर जनवरी 26 वाला, क्योंकि पेपर को देखोगे, एनालिसिस करोगे, थोड़ा समझ में आएगा कि कहानी क्या चल रही है। ऑल्दो क्वेश्चन तो समझ नहीं आएंगे ना आज के दिन, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा आपको पता होगा। ये जनवरी 26 का पेपर, जो 6 जनवरी दिन पेपर हुआ था, एडवांस अकाउंटिंग। कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़े, पढ़ना क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कितने मार्क्स का पेपर लिखा हुआ है? 70 किसका है ये? जो वो थ्योरी नहीं, जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। भाई 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, तो 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव भी तो है ना। और 88 मार्क्स में से 70 करने हैं। एमसीक्यू में चॉइस नहीं है, सब्जेक्टिव में चॉइस है। 30 मार्क्स तो पूरे पूरे हैं। चेक करिए, प्लीज पढ़िए। द क्वेश्चन कंप्राइजेस कितने पार्ट्स? पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 कैसा है आपका एमसीक्यू का, पार्ट 2 किसका है? डिस्क्रिप्टिव का। अब पार्ट 1 एमसीक्यू दिखाता हूं मैं आपको सीधा यहां से, कुछ इस तरह का। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ये केस सिनेरियो। क्वेश्चन आया, केस स्टडी टाइप्स, और उससे फिर जुड़ा हुआ क्या शुरू हो गया? क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है, और केस के अंदर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी कभार 3 भी आ जाते हैं, लेकिन जनरली 4 आते हैं। यानी कि एक केस कितने का आ गया? 8 मार्क्स का। तो आप मान के चलिए करीबन आपको देखने के लिए कितने केसेस मिल सकते हैं? 3 केसेस ऑफ 8 मार्क्स ईच, कितना हो गया? 24। और उसके बाद फिर 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, 2 into 3। एक तो ये पैटर्न बन सकता है। उसके अलावा 2 केसेस, कितने? 8 मार्क्स ईच, कितना हो गया? 16। और 14 कितने बच गए? 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस। टोटल अल्टीमेटली कितना बनेगा? 30। चॉइस है? नहीं। छोड़ सकते हैं? नहीं, कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। बची कितना, क्या चीज बची? 70 मार्क्स। 70 मार्क्स कितने पेपर, कितने मार्क्स पेपर आने वाला है? 88 मार्क्स का। और हर क्वेश्चन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 14 मार्क्स की रेंज में डिवाइडेड है। क्वेश्चन 1 होगा, क्वेश्चन 2 होगा, क्वेश्चन 3 होगा, क्वेश्चन 4 होगा, क्वेश्चन 5 होगा, क्वेश्चन 6 होगा। कुछ इस तरह का। पार्ट 2, फर्स्ट क्वेश्चन, और इंस्ट्रक्शंस देखिए एक बारी। फाइव वाला पार्ट है, एमसीक्यू वाला पार्ट, वो तो आपने अपने पास जो आपकी शीट आती है ओएमआर शीट, उसमें फिल कर रहे हैं, कंप्लीट करना है। एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा आज ही, और एग्जाम के टाइम पे भी मैं रिपीट कराऊंगा। मेरे पेपर में अकाउंट्स का ही सेक्शन है, लेकिन टैक्स के पेपर में 2 सेक्शन है। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी। दोनों अलग अलग शीट पे सॉल्व करने हैं। बहुत बच्चा गलती करके आता है, डायरेक्ट टैक्स के साथ ही किसको चिपका देता है? पेपर चेक नहीं होता जीएसटी का। तो आपको अगर करके, आप करके भी आए, अच्छा भी करके आए, लेकिन चेक ही नहीं हुआ, फेल हो गए बिना वजह। तो डीटी की शीट अलग, जीएसटी की शीट अलग, ऐसे ही एफएम की शीट अलग, एसएम की शीट अलग। क्योंकि चेक करने वाला टीचर अलग है, तो उसको शीट मिलेगी कहां से? तो इसलिए ध्यान रखना इन चीजों।
सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 3 पार्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 + 5 + 4 कितने का बन गया? 14 मार्क्स। अगला क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। इसके बाद चॉइस हो सकती है 10 + 4 या फिर 8 + 6, और यहां पर आ जाऊं तो यहां पर मिलती है 4 + 4 + 6, और इस 4 में भी एक चॉइस होती है 4 की। अल्टीमेटली इनमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं? एनी 5। और जनरली क्वेश्चन नंबर 1 इसमें भी क्या होता है, तो अगर बोला जाए तो इन 5 में से कितने करने हैं? 4। समझे बात को? पैटर्न समझ में आता है। और धीरे धीरे आप जैसे करते जाएंगे, जब आपके टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट वाले टेस्ट होंगे वो इसी पैटर्न पे होंगे, ताकि आपको प्रॉपर पता हो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट में एग्जाम के अंदर कैसे करना है। कई बार बच्चे कुछ ऐसे भी हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, भूल जाते हैं कि क्वेश्चन छोड़ना भी था, वो सारा कराते हैं। ऐसे मिलते हैं, कभी कभार आते हैं ऐसे केसेस। उस केस में पेपर चेक होगा, पूरा नहीं होगा। जो आपके पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे वो चेक होंगे, लास्ट वाला चेक नहीं होगा। वही बेसिक रूल। ऑल्दो हाँ 90% बच्चा यही कहता है एडवांस का पेपर, अकाउंट्स का पेपर छूट जाता है। आपका छूटा? फाउंडेशन में छूटा? काफी को छूटा? कितना छूटा? 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, या इससे भी ऊपर? 10 मार्क्स का कितना छूटा? 10 का छूटा। और पीछे छूटा था कितने का? कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का छूटा। अब ये जो मैंने आपको आते शुरुआत क्या की थी, अपना पेपर मंगवाना है, और उसमें सबसे पहली गलती आपको खुद ही पता है कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आप पहले ही 20 मार्क्स तो घर से छुड़ जा रहे हैं, तो मार्क्स तो 80 से मिलने वाले हैं फिर तो। अब तो ऑब्वियस ही बात है, काम आपका वैसे ही कुछ कम हो गया। 1/5 मार्क्स तो अकाउंट्स के वैसे ही कम हो गए। तो आपकी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आपकी स्पीड कम है, स्लो है, उसको ठीक करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम। वो कर लिया तो अपना काम और बेटर हो गया। 20 में से कुछ तो मिलता, 5, 10, 15 जो भी मिलता, कुछ तो ऐड ऑन होता ना। और उससे पूछो जिसका यहां पर या फिर यहां रुका, उसके लिए कितना बड़ा ऐड ऑन है वो। अगर अटेम्प्ट कर लिया होता तो शायद निकल गया होता, पेपर निकल गया होता, पूरा फाउंडेशन निकल गया होता। आगे जाकर एग्जाम्पशन दिखती है ऐसे केस में। ऐसे केस में क्या दिखती है? एग्जाम्पशन 149, 59 या फिर 299, ऐसे मार्क्स बहुत दुख देते हैं। और तब लगता है कि यार शायद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होता। तो छोड़ने वाला स्कीम बहुत ही रेयरली होना चाहिए, और स्पीड स्लो होने की वजह से ही दिक्कत होती है ये वाली। तो अपनी चीजों पे इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी होगा आप लोगों के लिए। यहां पर भी हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में ये एनालिसिस चलता रहेगा कि क्या आप उस टेस्ट में जितना चाहिए था उतना परफॉर्म कर पाए या नहीं कर पाए। ध्यान रखिएगा इन चीजों का, आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आपने इन बातों को माना। वरना फिर वही भीड़ का हिस्सा बन गए ना कि इसका भी नहीं हो रहा था, मेरा भी नहीं हुआ, चल रहा है। आप सबका होना चाहिए ये जरूरी था। बट अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं खुद ही रैंक कम करोगे ना अपने लाइफ में, तो अपने आप ही स्कोर कम हो जाएगा। थोड़ा अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए मेहनत कीजिए, ज्यादा मार्क्स के लिए मेहनत कीजिए। समझ में आया बेटा पैटर्न पूरा का पूरा? उसके बाद बात आती है किसके बारे में, कि एडवांस अकाउंटिंग में हम आपको किस तरह से पढ़ाने वाले हैं। इसके अंदर 3 पार्ट आपको बुक्स के मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये एक बुक होगी आपकी पार्ट 1, जिसमें सब्जेक्टिव चैप्टर्स हैं। करीबन 7 चैप्टर इस बुक के अंदर हैं आपके। दूसरी बुक होगी आपकी पार्ट 2, ये वाली, देखने में खतरनाक है। रीजन बीइंग करीबन कुछ 550-600 पेजेस का कंटेंट है इसके अंदर। ये भी करीबन 280-290 पेजेस का कंटेंट है। तो ये पार्ट 1 7 चैप्टर कवर करती है। पार्ट 2 एएस की बुक है, लेकिन एएस की बुक में भी एक चैप्टर है जो कि प्रैक्टिकली कंसिडर हो जाता है।
तो करीबन आपके कोर्स में कितने चैप्टर हो गए? 8 चैप्टर। क्या लगता है कितने मार्क्स के आते होंगे 8 चैप्टर 100 में से? अच्छा, बाकी उसके बाद आपके करीबन 23 एएस हैं। चैप्टर कितने हो गए? इसमें 7 प्लस इससे भी निकल के आएगा 1, टोटल कितना हो गया? 8। और उसके अलावा एएस, एएस सुना हमने वर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थोड़ा थोड़ा हमने कहीं ना कहीं फाउंडेशन में बार बार नाम भी लिया था। तो मैंने नाम लिया था AS2। किसका होता था AS2? इन्वेंट्रीज का। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स। सिर्फ नाम सुने थे, अब पढ़ने हैं। कहां से कहां तक पढ़ने हैं? AS1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 तो आपने पढ़ा हुआ है, कैश फ्लो। फिर 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, फिर से 8 नहीं है, 9 है, 10 है। 6 जो है 10 में जाके मर्ज हो चुका है। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इनमें से कुछ मैं आपको चैप्टर के साथ ही पढ़ाने वाला हूं। एग्जाम्पल के लिए 13, 3 कैश फ्लो का चैप्टर में कवर्ड है, 13 इन्वेस्टमेंट का चैप्टर में कवर्ड है, 14 अमलगमेशन का चैप्टर में कवर्ड है, 21 कंसोलिडेशन का चैप्टर में कवर है। यानी कितने एएस यहां कवर हो जाएंगे? तो अल्टीमेटली कितने बच गए? 23। और ये थर्ड बुक रहेगी किस चीज की? एमसीक्यू की। जैसे चैप्टर चलता जाएगा एमसीक्यू साथ साथ कवर होता जाएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन ये 8 चैप्टर कितने मार्क्स के आते होंगे? मैं आपको पिछले 6 अटेम्प्ट हुए हैं अब तक न्यू कोर्स के, मई 2024 से लेके अब तक, उनका एग्जाम पैटर्न दिखा रहा हूं कि ये 6-7 चैप्टर या 8 चैप्टर जो हैं ये एग्जाम में कितने मार्क्स के आए हैं। और हम अपना ये बैच इसी वाली बुक से स्टार्ट भी करने वाले हैं। तो अब मान लीजिए कि हम इसके ऊपर करीबन, मेरी टोटल क्लासेस जो लगती है ना वो कितनी लगती हैं? 84 क्लासेस। 84 क्लासेस के अंदर करीबन 49 क्लासेस जाती हैं इस 8 चैप्टर के ऊपर, और 35 क्लासेस जाती हैं इन 23 लेक्चर एएस के ऊपर। 49 क्लासेस हम कहां पे कितना स्कोर करने वाले हैं वो देखना है आपने। ये लीजिए, ये पिछले 6 अटेम्प्ट्स की हिस्ट्री है। कौन सा चैप्टर, कौन सा एएस कितने कितने मार्क्स में आज तक आया। ऑल्दो फर्स्ट अटेम्प्ट में ना एमसीक्यू का पेपर बाहर नहीं आया था, उसके बाद से आईसीएन देना शुरू किया। पहले एमसीक्यू पेपर मिलता ही नहीं था। जैसे अभी आप लोगों ने मैथ्स पेपर दिया होगा, पेपर मिला था आप लोगों को? घर ले जाने के लिए मिला था? पहले नहीं मिलते थे। वही पेपर सबमिट करके आओ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्या आया एग्जाम में पता ही नहीं किसी को। बच्चों को याद है बस जितना याद है। लेकिन अब इन्होंने पेपर देना शुरू कर दिया। तो मैं पहले अटेम्प्ट की बात करूं तो आप एक बात चलिए, चैप्टर 1 कौन सा है आपके सामने? फिर कौन सा है? बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन एएस लिखा हुआ है, कैश फ्लो एएस लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट एएस लिखा हुआ है, ब्रांच और कंसोलिडेशन। और आप में से काफियों के बीकॉम के एग्जाम में चैप्टर होंगे ये वाले, तो आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी इसके अंदर भी। एग्जाम मई में है, दिसंबर में है, जो ये वाला पार्ट है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये वाला पार्ट आपका खत्म हो चुका होगा, काफी हद तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हों। और मुझे बता के चलना कि कौन कौन सा है, मैं पहले वो भी करवा दूंगा ताकि आपको बीकॉम के टाइम पे दिक्कत ना आए। आप चेक करके देखो कितना बन रहा है ये टोटल इसका। $67 मेरे पास टोटल आता है ना वहां पे, मेरे पास तो लिखा आता है, बट फिर भी अराउंड 2/3 पार्ट 8 चैप्टर में कवर हो गया। 2/3। अब इसमें चॉइस भी तो निकलती है, वो मर्जी आपकी, आप कौन चॉइस में लेने वाले हो।
लेकिन मैं ये 67 बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं कि बाकी में एमसीक्यू था। हाँ, ये बायबैक कंफर्म था, बच्चों ने बताया था बायबैक आया था 8 मार्क्स का, लेकिन बाकियों में क्या था मुझे पता नहीं है। अगला अटेम्प्ट देखना एक बारी। इसका टोटल कितना बना? 82। सोचो 100 में से 82 मार्क्स कहां से? ओनली पार्ट 1 से, 8 चैप्टर से निकल के आ रहा है। और उसके बाद भी इस अटेम्प्ट के अंदर अगला 69, उससे अगले में जाऊं तो ये 78, इस वाले में आ जाऊं तो ये करीबन आपका 69, और लेटेस्ट अटेम्प्ट ये कितने में आया? अराउंड 76। मैं बिल्कुल भी लोअर साइड रख के चलूं तो 60-65 मार्क्स तो आराम से है। तो आपके वो 8 चैप्टर आपको कितने मार्क्स दिलाने वाले हैं? 60 to 65, यानी कि एग्जाम्पशन तो सिर्फ इसी वाले पार्ट से आ जाएगी, इस वाले पार्ट से ही एग्जाम्पशन निकल सकती है। एक चैप्टर वहां पर है, बाकी 7 चैप्टर यहां पर है। तो दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं, बट सिर्फ ये कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलर होमवर्क चाहिए और टेस्ट चाहिए। एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में मार्क्स आने को बहुत अच्छे आते भी हैं, बच्चों के खराब भी आते हैं नो डाउट, लेकिन मेहनत करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। हमने आज तक एडवांस अकाउंटिंग में हाईएस्ट जो हमारे बच्चों के मार्क्स आए हैं वो 98 आए हैं, हाईएस्ट मार्क्स। और बच्चे ऐसा नहीं पास नहीं होते, फेल भी होते हैं। हम तो सबको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बच्चे का अपना टैलेंट है, अपना कैलिबर है। अगर मैं ये बोलूं जी नहीं मैं तो जिसको पढ़ाता हूं सब पास होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। टीचर अपनी तरफ से हर बच्चे को सेम पढ़ाता है, बच्चा अच्छा जितना होता है, जितनी ज्यादा मेहनत करता है, उसके हिसाब से उतने अच्छे उसके मार्क्स आते हैं। तो इसी बेसिस पर हम इस वाले बैच को शुरू कर रहे हैं कि आप सब भी यही चाहते हैं कि आप सबके अच्छे मार्क्स आए और आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे, ठीक है। और हम अपने पास इन सब चीजों के बेसिस पर तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो आपने अभी देखा भी, मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। ये आपके पार्ट 1 का इंडेक्स आपके सामने खोला है मैंने, उन 7 चैप्टर्स का। कुछ इस तरह का रहेगा। सीरियल वाइज चैप्टर इस तरह से लगे हुए हैं, बट मैं इस ऑर्डर में नहीं कराऊंगा, मुझे ऑर्डर अलग कराना है, लेकिन वो बात अलग है क्यों कराना है, मैं इसका रीजन दूंगा आपको अभी। लेकिन आप देख रहे हैं मोटा मोटा आपके सामने कितने क्वेश्चन आपकी बुक में है? 293 पेजेस, 360 क्वेश्चंस। इन 360 क्वेश्चंस में प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं। रीजन भी क्योंकि बुक पहले की प्रिंटेड है, तो कुछ नए लेटेस्ट क्वेश्चन बुक में भी नहीं है अवेलेबल, लेकिन मैंने अपने पास अपडेट कर रखे हैं उसमें शीट में, तो मैं क्लास में तो कराऊंगा। हम उसको एग्जाम क्वेश्चन को अलग से करेंगे, मतलब तो करीबन मान लीजिए 360 ये हैं, तो 40 और ऐड हो चुके हैं अब तक करीबन। तो कितने क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं? तो वो जो 7 चैप्टर या 8 चैप्टर हैं वो करीबन 400-500 क्वेश्चन कवर करके देंगे आपको आराम से, उसे कवर करने के लिए। और वेटेज वाइज बता दूं, बायबैक 6 मार्क्स से लेकर कितने मार्क्स तक आता रहता है? 8। इंटर्न रिको 10 मार्क्स से लेकर कितने मार्क्स में आता है? 14। कैश फ्लो, कैश गेस करो कितने का आता होगा कैश फ्लो? पिछले 6 अटेम्प्ट देखना कैश फ्लो। मुझे पता नहीं उस वक्त एमसीक्यू था या नहीं था। अगला देखो, एक भी अटेम्प्ट ऐसा जो एग्जाम में ना आया हो, हर अटेम्प्ट में आया है। और हाईएस्ट कितने मार्क्स तक का आ रखा है? 15। 7 का क्वेश्चन, 8 का वो स्कोरिंग एरिया।
कुछ और नजर आता है जो हर बार आ रहा है? ये देखो, मतलब ये टेंशन भी खत्म। थोड़ा एसी कम कर दूं या बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए, ठंड लग रही है। 14 मार्क्स। कोई और नजर आ रहा है 14 में जैसा जो हर बार आ रहा है? और देखो कुछ नजर आएगा, हर बार आने वाली चीज, ब्रांच। समझ पा रहे हो? क्लियरिटी आ रही है कुछ चीजों को लेकर? कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसे होता है ना फाउंडेशन में, एनपीओ भी है, फाइनल अकाउंट्स भी है, सिंगल एंट्री भी है, कौन सा आएगा पता ही नहीं है, कोई भी आ सकता है। पता तो है क्या क्या आने वाला, पता है। अब टेंशन खत्म है ये वाली कि जी ये आएगा नहीं आएगा, मैं छोड़ दूं ना करूं, अब तो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, इसकी एक छोटी सी कहानी मेरे पास। पहले ना, मई 24 से पहले नवंबर 23 तक अकाउंट दो तरह का हुआ करता था, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ग्रुप 1, एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप 2। और उस वक्त पर पार्टनरशिप भी ग्रुप 2 में हुआ करती थी। पार्टनरशिप भी ग्रुप 2 में हुआ करती थी। कौन सी पार्टनरशिप? जो आप लोगों ने थोड़ी पढ़ी है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। वो स्टार्ट ही डिस्ट्रीब्यूशन से होती थी। फाउंडेशन में पढ़ लिया रिटायरमेंट डेथ तक, आगे की कहां स्टार्ट होगी? सी इंटर में जाके। तो कुछ आई गेस नवंबर 22 का या जुलाई 21-22 का अटेम्प्ट था। तो एक बच्चे का मुझे कॉल आता है, सर मैं ना कंसोलिडेशन को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं, चॉइस में कर लूंगा। मतलब मैं चॉइस में कुछ और कर लूंगा, पार्टनरशिप कर लूंगा, मुझे पार्टनरशिप अच्छे से आता है, मैं पार्टनरशिप कर लूंगा और मैं कंसोलिडेशन को चॉइस में छोड़ दूंगा। मैंने कहा टाइम अभी पड़ा है, 10-20 दिन पड़े हैं, तो कर ले थोड़ा बहुत, रिस्क मत ले। सर नहीं होगा, मैं बहुत ग्रुप दे रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा, वगैरह वगैरह। मैं देख ले, मैं रिकमेंड नहीं करता, तेरी मर्जी है, तू छोड़ना चाहता है अपने रिस्क पे जा। ठीक है सर। गेस व्हाट, कंसोलिडेशन एग्जाम में 35 मार्क्स का आ गया। 35 मार्क्स। उस तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था, एक 20 का आ गया, एक 15 का आ गया, 35 मार्क्स। पार्टनरशिप आया ही नहीं। सोचो, अब वो घर से ही 35 मार्क्स तो भूल जाइए, 65 का अटेम्प्ट करके गया, स्टिल ही गॉट 59। बट 59 तो 59 ही होते हैं ना। ऑल्दो उसका ग्रुप निकल गया था, लेकिन कहां कहानी अटकी। अगर गलती से उसका ग्रुप नहीं निकलता तो एग्जामिनेशन भी हाथ से गई थी। और 35 मार्क्स का आपने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तभी उसका 65 में से 59 क्यों आया? क्योंकि उसने आराम से अटेम्प्ट किया होता था, कंसोलिडेशन तो आता ही नहीं है। क्योंकि लास्ट में आप छोड़ से जाओगे ना कुछ भी, तो आप एग्जाम में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, एग्जाम में दे ही नहीं पाओगे उसको, क्योंकि आता ही कुछ नहीं है, क्योंकि स्टेप्स बदल जाते हैं सारी चीजों के। तो बहुत चीजों को मैटर करेगा इन चीजों को लेकर। तो मैंने आपको, हाँ ये दिखा रहा था मैं आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने का बन गया आपका? 7 से लेकर कितने मार्क्स तक? 15। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 4 से लेकर कितने मार्क्स में आ रहा है? 7 मार्क्स में। कंपनी फाइनल अकाउंट्स 4 से लेकर कितने मार्क्स में आ रहा है? 14 मार्क्स में। अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस हर बार कितने मार्क्स का आ रहा है? 6 मार्क्स का। अमलगमेशन हर बार कितने मार्क्स का आ रहा है? और एक चैप्टर और जो आपका चलेगा वो कितने मार्क्स में आ रहा है? 14 मार्क्स। मैं तो बोलता हूं मेजोरिटी बुक यहीं पे कवर हो जाती है। एएस तो हमें सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए मेन पढ़ने हैं। और आप अगर एएस को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको किसी भी अटेम्प्ट में देख लेना, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, करीबन ये 3 और एक ये 4 क्वेश्चन, 4-5 का ही पैटर्न है। पढ़ने 23 हैं, एग्जाम में आने कितने हैं? लिखने वाले 4-5, बाकी 2-2 मार्क्स में क्या बन जाएगा? एमसीक्यू। तो वेटेज बड़े उसमें नहीं है, स्मॉल में है। एग्जाम्पल के लिए, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, और ये कौन सी इन्वेंट्री की बात हो रही है? आपने आज से जो इन्वेंट्री पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है?
रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होगा? आपने पढ़ा ही नहीं आज तक। AS2 पढ़ाएगा ना। रॉ मटेरियल, अगर मान लीजिए मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं तो इस प्रोडक्ट के 3 पार्ट मेरे को मिलते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स वैल्यू होगा ना कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अगर इसकी प्लास्टिक गोडाउन में पड़ी है, प्लास्टिक किस पे वैल्यू होगी? कॉस्ट पे करूं, NRV पे करूं, किसी और चीज पे करनी है, ये जानना। और ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा 2 मार्क्स में MCQ का, बस इतना सा। बहुत जल्दी होगा मेरे लिए आज आपको दिखाना, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूं सिंपल सा एक। हम अपने कोर्स में करेंगे इस तरह की बातें, पढ़ना एक बार ध्यान से। एक कंपनी है AAR लिमिटेड इज फॉर्म्ड मतलब बनाई गई है टू टेक ओवर एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ABC। एक कंपनी बनाई गई ताकि दूसरी कंपनी को क्या कर सके, विच इज देन डिसॉल्व, वो कंपनी बंद हो जाएगी, पहले वाली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 4 एग्जाम्पल दे दिए, आपने सही पे टिक किया, 2 मार्क्स हो गए। अब इसमें क्या आता है आपको आज नहीं पता है, ये मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाना है अमलगमेशन, वहां पे आप सीख जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। 2-2 मार्क्स के MCQ बहुत आसान आते हैं। ये AS14 का हो गया आपके लिए, तो आसान वाला पार्ट बहुत आने वाला है। बस आपने करके गए, छोड़ दिया तो बात अलग है। अगर कोई छोड़ के गया होगा तो उसे नहीं आता होगा, लेकिन कोई करके गया होगा 2 मार्क्स एक बारी में पक्के हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ अब सर कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जानना जरूरी है हमारे लिए। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। आप प्लीज एक बार ध्यान से देखिए, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपने नाम सुने हुए पहले। कैश तो सुना हुआ है, और कुछ कोई और वर्ड सुना हुआ आप लोगों ने? कंपनी फाइनल अकाउंट शायद सुना हुआ होगा थोड़ा बहुत आपने। और कुछ बायबैक सुना है कभी वर्ड बायबैक? सिक्योरिटी पीएम का यूटिलाइजेशन कर लिए, 52 सबसेक्शन 2 में था। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे आपके साथ चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है और क्यों स्टार्ट करना है। 12th क्लास की 3rd बुक याद है? कौन सी थी? एक तो पार्टनरशिप की थी, एक कंपनी की थी, और एक एनालिसिस की थी। और क्या था एनालिसिस की बुक का पूरा नाम? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चैप्टर 1 का नाम याद है? अभी तो 1 साल भी हुआ नहीं है पूरा, बोर्ड के एग्जाम खत्म नहीं हुए थे अभी तक तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जिसमें हम सबसे पहले इस तरफ ये पढ़ते थे कि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वगैरह वगैरह। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में सबसे पहली चीज आपने पढ़ी थी बैलेंस शीट। तो याद है कुछ बैलेंस शीट किसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनती थी, शेड्यूल वेड्यूल हुआ करते थे। शेड्यूल 3, पार्ट 1, कंपनीज एक्ट, बैलेंस शीट का यहां पर पूरा क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। यानी कि ये बैलेंस शीट का चैप्टर है। साथ साथ आपको एक और चीज सिखाई जाएगी, SOPL मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अलावा बायबैक के अंदर भी क्या बनती है, ऑल्दो एग्जाम में बहुत टाइम से क्वेश्चन आया नहीं बैलेंस शीट का। इंटरनल रिको में भी क्या बनती है? कैश फ्लो में बैलेंस शीट नहीं बनेगी, इन्वेस्टमेंट में बैलेंस शीट नहीं बनेगी। अमलगमेशन में भी क्या बनती है? कंसोलिडेशन में भी क्या बनती है? यानी कि आपके 8 में से कितने चैप्टर? 5 चैप्टर कैसे हैं? बैलेंस शीट वाले। समझ पा रहे हो? 8 में से चैप्टर कितने हैं? 5, जिसमें क्या बनने वाली है? और अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया तो कम से कम 10 या फिर 14 मार्क्स का आएगा। तो मैं आपको कोई
ऐसा चैप्टर कराऊं जिसमें बैलेंस शीट बनती है, या मैं आपको वो चैप्टर कराऊं जिसमें बैलेंस शीट को बनाना सिखाया जाता है? सोचो क्या कराऊं। बैलेंस शीट का चैप्टर करने के लिए बैलेंस शीट सीखनी पड़ेगी ना, तो हमारा चैप्टर सबसे पहला कौन सा होना चाहिए? कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम अपने कोर्स की शुरुआत किसके साथ करने वाले हैं? कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद आप जो मुझे ऑर्डर बोलोगे मैं उसके हिसाब चल लूंगा, बट बैलेंस शीट वाले पे ही बात करेंगे, क्योंकि मैं बैलेंस शीट सिखाकर बैलेंस शीट को परफेक्ट बनाना चाहूंगा। मैंने आपको दिखा दिया मोटा मोटा 65 मार्क्स की बुक है ये मेरे लिए, एग्जाम्शन तो मेरी इसी से निकल आए। तो मैं जितना बैलेंस शीट पे पार्ट पे फोकस करूंगा उतना बैलेंस शीट आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, और कुछ तो आपको याद भी होगी थोड़ी बहुत। तो याद है बैलेंस शीट का पहला हेड क्या हुआ करता था? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कितने सब हेड हुआ करते थे? 4। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा करंट लायबिलिटी। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स, और अच्छा इनके अंदर भी कुछ हेड्स हुआ करते थे जिसको हमने याद तो किया था अच्छे से, लेकिन उस वक्त पर हमारी प्रायोरिटी ये थी क्या कि इसमें ये क्यों आते हैं? नहीं। हाँ, हमने शेयर कैपिटल को लेके अच्छे समझा हुआ है। कहते शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सबसे पहला कैपिटल ऑथराइज्ड, इश्यूड, क्या लगता है इंटर लेवल पे आएगा? एक क्वेश्चन दिखाऊं, क्योंकि कहीं आपको ही लगता हो कि हम फाउंडेशन पास हो गए हैं तो फाउंडेशन वाला आएगा ही नहीं आएगा। मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं इस चीज का, क्या आप किस लेवल पर जाकर पढ़ने वाले हो और क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या भूलना है, क्या याद रखना है। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक क्वेश्चन आया एग्जाम में जुलाई 2021 में, और उस वक्त पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था ये? ऑल्दो आज के टाइम पे 20 मार्क्स का नहीं आता है, 14 का आता है, लेकिन क्या उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में से पॉइंट आ सकता है? पहला पॉइंट देखिए, क्या क्या लिखा मिला? कुछ पुरानी यादें ताजा हुई। ऑथोराइज कैपिटल बता रहा है, कितना बता रहा है? 5000। 6% प्रेफरेंस शेयर, कितने ईच? 100 ईच, कितना हो गया? 5 लाख। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, कितना हो गया? 10 लाख। और ये इश्यूड कैपिटल बता रहा है अपना किस दिन का? फर्स्ट। कितना बता रहा है? जिसमें से 6000 शेयर फुली पेड अप हैं एंड 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 60 पेड अप है। तो 6000 इंटू 100 कितना बना? 2000 इंटू 60 कितना बना? 120। द डायरेक्टर्स, ये सारी बातें किसकी हो रही हैं? इक्विटी की। प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इक्विटी की बात कर रहा हूं। 10,000 में से 6 की कहानी ये, 2 की कहानी ये। डायरेक्टर्स ने क्या मांगी? 40 रुपीज की कॉल। किस पे मांगी होगी? 2000 वाले शेयर्स पे। कब मांगी है? 1 अक्टूबर को। और अ शेयर होल्डर could not pay the call on 100 shares. His shares were and later and then कितने के रेट से? ये सारी कहानी से क्या निकलता था? कैपिटल रिजर्व। तो जो अगर आप फाउंडेशन में शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व भूल गए हो तो याद करना पड़ेगा दोबारा से। और ये कहां पे आके जुड़ रहा है? एक कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आके जुड़ रहा है। आपको कैपिटल रिजर्व का शॉर्टकट याद है? निकाल सकते हो वैसे आप निकालना चाहो तो, क्योंकि अब मैं ऑब्वियसली बात है यहां पे जर्नल एंट्री थोड़ी कराऊंगा।
हाँ, समझाने के लिए करानी पड़ेगी मुझे, लेकिन मैं एग्जाम के अंदर नहीं लिख पाऊंगा जर्नल एंट्री। एग्जाम के अंदर जर्नल एंट्री का यूसेज ही नहीं है मेरे लिए। मुझे एक चीज से मतलब है, इसमें कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। क्या आपको कैपिटल रिजर्व का शॉर्टकट याद है? एंट्री तो आप बता ही दोगे थोड़ी बहुत, मुझे लगता है कि आप शायद थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं भूले होगे, लेकिन फिर भी कैपिटल रिजर्व का शॉर्टकट पूछ रहा हूं मैं तो। नहीं आएगा, याद है ना? चलो फॉर फ्यूचर की एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। कितने शेयर्स को फॉरफिट करूं? 100 शेयर्स को, परफेक्ट है। ये लीजिए, शेयर कैपिटल डेबिट 100 शेयर इनटू कौन सी वैल्यू आती थी? कॉल्ड अप वैल्यू। फेस वैल्यू ही होगी, लेकिन बोलना क्या सीखा था? कॉल्ड अप। कितने का हो गया? 10,000। 2, इसमें कौन सा अमाउंट आता था जो रिसीव हो गया? कितना? और 2 कॉल्स इन एरियर्स, कितना? 100 इंटू 40। ये फॉरफ्यूचर की एंट्री। कितना पैसा फॉरफिट किया आपने? 6,000। रीइश्यू की एंट्री याद है? बता दो फिर। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले बताओ शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 100 शेयर रीइश्यू किए आपने। कुछ याद है? कुछ क्या हिंट लिखा हुआ है? फुली पेड अपने क्या लिया करते थे? फेस वैल्यू। आप में से किसी को याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे मैं एंट्री प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल दोबारा रिवाइज कराऊंगा। अभी तो मैं आपकी मेमोरी चेक कर रहा हूं। ये कितना आ गया? 10,000। बैंक में कितना आया? 90 रुपीज, यानी कि कितना? 9,000। कितने का डिस्काउंट? 6,000 जेब में आए, कितने का डिस्काउंट दे दिया? कितना बच गया? कैपिटल रिजर्व। समझे बात को? और इसका शॉर्टकट जो आप लोगों को सिखाया था उस वक्त पर, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं है, लेकिन हम कैपिटल रिजर्व को ऐसे निकाल सकते थे। क्या लिखें? रीइश्यूड शेयर अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। अब बताइए रीइश्यूड शेयर कितने? 100। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर कितना? पर शेयर 60। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू दैट्स इट। अब मैं एग्जाम में मुझे सिर्फ कैपिटल का अमाउंट चाहिए, क्या मैं सारी जर्नल एंट्री करने बैठूंगा? शॉर्टकट चाहिए ना। और तो जरूरत फाउंडेशन में नहीं पड़ी शॉर्टकट की, 12th में फिर भी पड़ जाती थी, एमसीक्यू आता था, लेकिन यहां पर शॉर्टकट पता होना चाहिए। रीजन बीइंग, मेरी बैलेंस शीट जब बनेगी उसका जब आंसर आएगा उसमें कैपिटल रिजर्व सीधा कितना आएगा? 5,000। बच्चों का पेपर क्यों छूटता है? क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल चीजें भूल जाते हैं। शॉर्टकट भूल गया तो इसके ऊपर मैं एंट्री करने जाऊंगा, गलत अमाउंट निकाल दिया, वैसे गलत हो गया। शॉर्टकट से याद आ गया, चलो फिर भी 5,000 निकल आया, आंसर जल्दी आ रहा है। हर एक मार्क्स के लिए सोचो, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने टाइम में खत्म करना पड़ेगा? पता है ना एक मार्क्स के लिए कितना टाइम मिलता है? 1.8 मिनट। तो करीबन कितना टाइम मिल रहा है आपको? 36 मिनट। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं पूरा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये है पूरा क्वेश्चन, और मैं शर्त लगा सकता हूं 36 में खत्म नहीं कर पाओगे। रीजन भी, सारा टाइम तो फॉर्मेट बनाने में निकल जाता है, तो इसका मतलब पेपर छूटेगा? छूटेगा नहीं। क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि हर क्वेश्चन लेंदी नहीं आता। कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले अगर आ रहे हैं, जिसके लिए कितने मिनट मिलते हैं? 18 मिनट,
वो भी तो 12 मिनट में होते हैं, तो कितने टाइम बच गया? 6 मिनट। वो इन क्वेश्चंस की हेल्प करता है। तो जब मैं आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टेस्ट लूंगा ना, तो ऐसा होगा कि आपका पेपर छूटेगा, लेकिन जब आप कंबाइन में टेस्ट दोगे तो तब नहीं छूटेगा, क्योंकि आपके पास सरप्लस निकल के आ जाएगा। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि हाँ कुछ आपके साथ इश्यू आ रहा है, स्पीड स्लो है, कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, टॉक टू मी। बात करोगे ना तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। अब ऑलमोस्ट आप लोग कितने कितने साल के हो? कोई है 20 साल का है? कोई नहीं है। 19, ऑलमोस्ट 19-18 की रेंज में हो गया आप सब। तो मैं इतने टाइम से सीए को देख रहा हूं। मैंने अपनी 2005 में 12th किया, यानी कि आज से करीबन कितने साल पहले? 20-21 साल पहले। तो सीए के लिए 5 साल पढ़ना, 16 साल पढ़ाना सीए के रिगार्डिंग, तो करीबन 21 साल से मैं इन चीजों को देख रहा हूं। तो मैंने अपने टाइम पे जो देखा और उसके बाद जो पढ़ाया, तो मैं ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप पैदा भी नहीं हुए तब से मैं इसका एक्सपीरियंस लेके बैठ रहा हूं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आपको बेस्ट गाइड करने में मैं हूं यहां पर। लेकिन अगर आपकी दिक्कत मुझ तक पहुंचेगी नहीं तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर पाऊंगा? तो बहुत जरूरी है इन चीजों का समझना कि आप लोग मुझ तक जरूर बातों को पहुंचाएं, ताकि मैं आपकी बेस्ट वे में हेल्प कर सकूं। और पास में बहुत बच्चों की हुई है, आपकी भी होगी, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसे ही लिस्ट में कहीं पे कहीं आपका भी नाम लिखा होगा। और वो चीजें बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो चैप्टर की स्टार्टिंग कर लें। तो अब आप सब, अच्छा ये जो जितना भी मैंने लिखा है ये सब मैं आपको ग्रुप पे डलवा दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएगा। ये आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। लेकिन अभी इन चीजों का बेसिक ध्यान रखिएगा, जो मैं अब लिखने वाला हूं वो अब आपकी कॉपी में आना चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है हमारे लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ किसकी? कंपनीज। कितने मार्क्स में क्वेश्चन आएगा? क्या लगता है कितने मार्क्स में क्वेश्चन आएगा? मिनिमम 2 एमसीक्यू, मिनिमम 2, मैक्सिमम 14 मार्क्स। 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आ चुका है, पहले ऐसे पैटर्न बनता था। 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था। 10 मार्क्स में भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना है और 14 मार्क्स में भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक इस चैप्टर के अंदर से। एक्चुअली बातें इतनी है ना बताने के लिए कि मन करता है पहली क्लास में सब बता दूं, लेकिन बताने जाएंगे तो आज की क्लास में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं फिर से एक बार, क्वेश्चन किस तरह का आता है 2 मार्क्स का। पढ़ना, कौन से हेड की बात कर रहा है और कौन कौन से अकाउंट बैलेंस दे दिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, और कंपनी के पास क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉस भी है। कितने का? ऑन द सेम डेट, विच वॉज डिस्क्लोज अंडर द हेड, कौन से हेड में पड़ा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एज एसेट in its balance sheet. What should be disclosed on the face of the balance sheet as per schedule 3? Schedule 3 के अकॉर्डिंग इसमें फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे क्या क्या दिखाया जाएगा? क्या सिक्योरिटी भी हम रिजर्व एंड सरप्लस में आता है? बिल्कुल 1.5-2 साल पुरानी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे अभी, 12th में जो आपने पढ़ा था कभी। क्या रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी में आता है नहीं आता है? 12th क्लास में जाना पड़ेगा। सोचिए आता है नहीं आता है? आता है बिल्कुल। कैपिटल रिजर्व
आता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है, तो सारे आते हैं फिर। तो ये वाला आता है क्या 280 का लॉस? इन्होंने कहां दिखा रखा है? एसिड में। सही है। सही है, एसिड साइड आना चाहिए। पार्टनरशिप में भी तो हुआ करता था, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस कहां पर? एसेट साइड में था ना ऐसा कुछ? तो फिर तो सब सही लग रहा है। पर अगर सब कुछ सही लग रहा है तो सही कैसे हो सकता है? क्योंकि कभी भी कोई चीज हमें लगेगी बहुत सिंपल लग रही है तो पक्का हम ही गलत हैं। और आप लोगों को नहीं पता है, बट शायद किसी ने 12th में सुना हो, किसी को पता हो, जो लॉस का बैलेंस होता है ना, वो अब कंपनीज बैलेंस शीट में एसेट साइड नहीं दिखाती है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव दिखाया जाता है। सुना है किसी ने बात ये वाली? रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव दिखाते हैं इसे। ये बात 12th में ही सुनने को मिल जाती है, बट मैं उम्मीद नहीं करता आपको यहां याद होगी। लेकिन आपके पास ये 3 रिजर्व आएंगे और उसके अलावा 280 जो है वो अलग से नेगेटिव आएगा। लेकिन आएगा कौन से ही हेड में? रिजर्व एंड सरप्लस। एसेट साइड में दिखाने का काम 2013 के बाद से बंद हो चुका है। हाँ, पार्टनरशिप दिखाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी से एक्ट अप्लाई नहीं कर रहा है उसके ऊपर, वो दिखा रहा है चल रहा है ऐसा काम। कंपनी से एक्ट ने मना कर दिया, कह रहा है किसी भी तरह का फिक्टिशियस एसेट। क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स? लॉसेस नॉट येट रिटन ऑफ, या एक्सपेंसेस नॉट येट रिटन ऑफ। एग्जाम्पल के लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के लिए अब मैं वर्ड बोलता हूं आपके लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, ऐसे खर्चे। और ये सारे खर्चे पहले 2013 से पहले हम दिखाया करते थे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, अब अलाउड नहीं है। ये अब कहां दिखाए जाते हैं आपके? हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस। चेक करके देखो आपके हिसाब से आंसर क्या बनता है। ये 90, 40 और 70 कितना बन गया? ये 200 और ये 280। आपके हिसाब से ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि मैं 280 को कहां दिखाऊंगा? एसेट साइड। वो तो ऑब्वियसली बात है, गलत हो गया। दूसरा वाला कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिखाऊंगा? 200, और इक्विटी लॉस कितना दिखाऊंगा? 280। फिर से कहां दिखाऊंगा? फिर से गलत हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ कितना दिखाऊंगा? 280 दिखाऊंगा ही नहीं। और ये क्या कह रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिखाऊंगा? क्या लगता है आपको? एसेट वाला तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, या तो सी होगा या डी होगा। क्या लगता है आपको, कौन सा होना चाहिए? डी। क्यों? मैं किस तरह दिखाने वाला हूं? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 90, कैपिटल रिजर्व 40, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना? 70, और एक और चीज क्या दिखूंगा पता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना? 280। नेट बाहर कितना आएगा? 80। अब ये बात पता होगी तो 2 मार्क्स पक्के हो गए। बताइए, तो 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये देखिए, ये आपने कभी नहीं सुना है, लेकिन जनरल कॉमन सेंस तो है आपके पास। फिक्स एसेट हेल्ड फॉर, मेरे लिए फिक्स एसेट, क्या मैं इसे बेचना चाहता हूं? नहीं। क्या मैं अपने फिक्स एसेट को बेचना चाहता हूं? मेरा कैमरा, मेरा ये फर्नीचर, ये सिस्टम, प्रोजेक्टर, क्या मैं इन्हें बेचना चाहता हूं? नहीं। तो बताओ बैलेंस शीट में ये कहां आने चाहिए? नॉन करंट एसेट। उसके अंदर कौन सा हेड? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। बट मैं कह रहा हूं जी, मैं तो इसको बेचने के लिए ही रख रहा हूं,
अब मेरे काम का नहीं है, पुराना हो चुका है, मुझे बेचना है। फिक्स एसेट हेल्ड फॉर सेल, क्या अभी भी नॉन करंट? अब कहां पहुंचेगा? करंट। 2 मार्क्स पक्के। और मैं तो अभी पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, मैं तो आपको जर्नल दिखा रहा हूं कि क्या चीज चलती है। जब हम ये पहुंचेंगे ये सब चीजें आपको कवर मिलेंगी। और ये तो आईसीआई मॉड्यूलर क्वेश्चन है, मॉड्यूल में सेम गिवन है ये वाला टॉपिक क्वेश्चन बेसिकली। तो मैं आपको लेवल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मुश्किल नहीं आता है, वो ज्यादा है, ज्यादा है, उसको बस संभालना है। संभाल लिया तो दिक्कत नहीं, अगर आप उसको लेकर बिखर गए तो दिक्कत है, दिक्कत है। मैं आज पहले दिन बोल रहा हूं, मुश्किल नहीं है, लेंदी है। एक और दिखा दूं या चलें? सितंबर 24 के बाद एक क्वेश्चन और आया था, अच्छा आई गेस मई 25 में था या किसी में था, ये तो हो गया ना। मई 25 के बाद सितंबर 25 क्वेश्चन अच्छा आया था, वो आप शायद सॉल्व नहीं कर पाओगे आज, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं दिखाऊं उसे। सितंबर 25, मई 25 से पहले जैन 25 इसमें है। या ये लीजिए, ये और देख लीजिए बस, फिर शुरू करते हैं। फिर से जनरल है, लेकिन हाँ आपको आज आता है नहीं आता वो आपके ऊपर है, पढ़ो ध्यान से। पढ़ लिया? क्वेश्चन किस चीज के रिगार्डिंग पूछ रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ लोन। और अब लोन आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? अच्छा, कोई भी लोन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किस बेसिस से बनता है? आज आपकी पूरी अकाउंटिंग की टेस्टिंग हो जाएगी, बचपन से जो पढ़ी है। कितने साल हो गए? 3 साल तो हो गए पढ़ते पढ़ते। 11th 12th फर्स्ट ईयर फाउंडेशन हो गया बेसिकली, इंटर में हो। मतलब आप कह रहे हो कि अगर कोई भी पैसा मुझे 12 महीने के बाद देना है तो वो नॉन करंट होगा, 12 महीने से पहले देना है तो करंट होगा। मैं एक एग्जांपल दूं, आप बताना नॉन करंट या करंट। 1 अप्रैल 25, 31 मार्च 26, मैंने लोन लिया 1 जुलाई 25 को 5 लाख रुपए का, लेट्स से 18 महीने के लिए। ये मेरा अपना एग्जांपल है, क्वेश्चन का कोई रूल नहीं है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? अभी तो फिलहाल आपके सामने है, जो 2 चीजें आपको याद आ रही कोशिश करो। बिल्कुल करेंगे, बट ऑपरेटिंग पीरियड का कंडीशन है ही नहीं यहां पर, तो आपकी टेंशन खत्म कर देता हूं। ऑपरेटिंग साइकिल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिखाऊंगा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। आपने शायद 12th में पढ़ी होगी, लेकिन यहां पे मैं अभी ऑपरेटिंग साइकिल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूं 12 महीने, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। दिमाग क्या कहता है? लॉन्ग टर्म। बट इतना आसान होता तो फिर तो दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो सर ने पूछा ही ना होता। आप जो कहते हो कि 12 महीने के बाद देना है, उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म बनेगा,
वो 12 महीने देखने कब हैं? जिस दिन लोन लिया उस दिन, या जिस दिन बैलेंस शीट बनती है उस दिन? बताइए, जब मैं लोन लेता हूं उस दिन देखूं 12 महीने से ऊपर है, या जिस दिन मैं बैलेंस शीट बनाऊं उस दिन देखूं 12 महीने से ऊपर है? A liability will be considered as current if it is payable within 12 months from the date of बैलेंस शीट। तो बताओगे बैलेंस शीट डेट तक ये टाइम कितना कंप्लीट हो चुका है इस लोन का, कितना टर्म पेंडिंग है, तो इसका मतलब ये लोन शॉर्ट टर्म है। 18 महीने दिखते ही आपके एंटीना ने काम क्या किया, 12 से ऊपर, और बच्चा मोस्टली क्या लिख के आता है, लॉन्ग टर्म। आप में से काफियों ने एक बात पकड़ी कि सर ऑपरेटिंग साइकिल भी तो कुछ होता है, लेकिन आपको वो भूला भटका याद है, थोड़ा बहुत आप भूल गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी कि लायबिलिटी को करंट और नॉन करंट के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या आया ये मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ रफली डिस्कस कर रहा हूं। आपने एक लोन कितने का लिया है, कब लिया है? द लोन इज टू बी रीपेड इन 10 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम December 23. Determine how the remaining loan will be classified in the balance sheet as 31 मार्च 24। अब आप सोच सकते हो ये 31 मार्च 24 है, लोन कब लिया है? जून 23 में। कितने का? 5 लाख का। कितनी इंस्टॉलमेंट जाने वाला है? 10। कब से शुरू होंगी? दिसंबर में जाएगी। कितना जाएगा? 50। आप बताओगे यहां पर कितना लोन पेंडिंग है? 4.5 लाख। लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? 2 मार्क्स दिखने में आसान लगते हैं, कॉन्सेप्चुअल पूरा टेस्ट कर जाएंगे आपको कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने स्ट्रांग हैं। इंटर इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। कॉन्सेप्चुअली जानना जरूरी। सोच के देखिए, 4.5 लाख का लोन लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म? लॉन्ग। वोटिंग करा लें, वोटिंग का जमाना है, वोट चोरी के साथ। हाँ जी, कितनों को लगता है कि ये 4.5 लाख रुपए का लोन लॉन्ग टर्म है? आधी से भी कम क्लास को लगता है। शॉर्ट टर्म है? उसके लिए तो और भी कम है। अच्छा, दोनों ही नहीं है? लॉन्ग टर्म क्यों लगता है आपको? काफी इंस्टॉलमेंट बाकी हैं। शॉर्ट टर्म किसको क्यों लगता था? शॉर्ट टर्म क्यों लग रहा था? ऑपरेटिंग साइकिल तो है ही नहीं बेटा, तो उसकी छोड़ दे उसको, तो भी फिर साइकिल घर पे लेके आऊंगा तेरे लिए मैं। अभी साइकिल छोड़ दे, साइकिल की बात तो भी शुरू ही नहीं हो रही है एक्चुअली में, अभी 12 महीने की कहानी चल रही है। हाँ जी, शॉर्ट टर्म क्यों लग रहा था? शॉर्ट टर्म किसी को लग रहा था शॉर्ट टर्म? इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी? ये क्या बोला इसने? 3.5 लाख लॉन्ग टर्म, और कैसे? 2 इंस्टॉलमेंट तो यहां पड़ने वाली हैं जो 12 मंथ्स के अंदर पे हो जाएंगी, तो 1 लाख तो विद इन 12 मंथ्स जाने वाला है, और 3.5 लाख 12 मंथ्स के बाद जाने वाला है। कुछ हिट हुआ? जैसे ही आप सिंपल सोच रहे हो ना, तो सिंपल सिर्फ दिखने में लगेगा हमेशा, बट वो आपका दिमाग टेस्ट कर रहा है। 4.5 लाख को लॉन्ग टर्म बोलने वाले बहुत बच्चे मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट टर्म बोलने वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो किसी भी एंगल से नहीं बन रहा था। लेकिन आपकी क्राइटेरिया किस पे डिपेंड कर रहा था कि अगर जो 12 महीने के अंदर पे होने वाला है, 12 महीने के अंदर अगली 2 इंस्टॉलमेंट आएंगी, तो ऊपर तो नहीं आएगी, तो 2 मतलब 1 लाख रुपए ड्यू होने वाला शॉर्ट टर्म में, तो बाकी का 3.5 लाख कब जाएगा? लॉन्ग टर्म में। देखो इन्होंने ऑप्शन कैसे बनाए। अभी आपको हेडिंग तो नहीं पता है, लेकिन हाँ
इन्होंने कैसे बना रखा है देखो, 3.5 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग, 75,000 शॉर्ट टर्म बोरिंग, 25,000 अदर करंट लायबिलिटी, 3.5 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग, 1 लाख शॉर्ट टर्म बोरिंग, 4.5 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग, 3.5 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग, 1 लाख अदर करंट लायबिलिटी। आज आपके हिसाब से आंसर ठीक क्या बन रहा है? बट मैं आज इसको प्रॉपर आपके लिए वैसे ठीक बोल रहा हूं, लेकिन कुछ और चीजें भी सीखनी बाकी हैं। ये जो अदर करंट लायबिलिटी है ना, ये कुछ और नया सिखाएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि 12 महीने की कहानियां हैं और एग्जाम में 2-2 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए जानने के लिए। नाउ चैप्टर की स्टार्टिंग करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। और फिर से आपसे कुछ बात पूछनी है, क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ध्यान सुनना, मुझे नाम मत बताना कि बैलेंस शीट होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होते हैं। मैं टाइप्स नहीं पूछ रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो पूछ रहा हूं। और हाथ उठाकर प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, हाथ उठाकर चलेंगे, क्योंकि आपको आता है अच्छी बात है, मेरे लिए सारे इंपॉर्टेंट हो। मैं चाहता हूं कि भाई मैं सबके बारे में जान पाऊं। ऑल्दो आप में से काफी मुझसे फाउंडेशन में पढ़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके अंदर अभी भी वो छुपा हुआ है जिसको मैं जानना चाहता हूं। मुझे शक्ल से आइडिया लगाने की कोशिश करनी है कि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। हम अगर बड़े बैचेस में होता है ना, लक्ष्मी नगर में होता है मेरा 100-150 का बैच होता है, सबसे इंटरेक्शन करना आसान नहीं होता। यहां स्मॉल बैचेस है, मेरे पास ऑप्शन होता है, एक एक के बारे में जानने का मौका मिलता है, एक एक की कमी पे काम करने का मौका मिल जाता है। तो इसीलिए पूरी कोशिश रहेगी इस चीज को लेकर कि आप हाथ जरूर उठाएं। अगर नहीं आता है तो जरूर पूछें कि सर मुझे नहीं आया, प्लीज बता दो दोबारा। प्लीज लगाए बिना बता दो, सर बता दो, प्लीज ही मत लगाना, लेकिन पूछ जरूर लेना। ठीक है जी, आप बोल रहे थे क्या? ओनली पोजीशन, विच पोजीशन कह सकते हैं, मतलब और थोड़ा बेटर करेंगे इसे। कोई और बोल रहे थे कुछ? आप क्या बोल रहे थे? फाइनेंशियल पोजीशन, ओनली फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और ये कहानी शुरू कहां से होती है पता है आपको? आप सबने अपनी 11th क्लास से याद है ये वर्ड सुना था, और मैंने तो फाउंडेशन भी यहीं से शुरू किया था, क्योंकि बेस तो वही रहने वाला है। बट हाँ, मुझे अब इस सब पर आपको जर्नल एंट्री सिखानी है। मुझे आपके साथ क्या काम करना है? सीधा आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। जर्नल एंट्री वाला काम मैं हर चैप्टर में करूंगा। जो ये कोर्स दिखाया था ना आपको मैंने, इंडेक्स ये रहा, इसमें जर्नल एंट्री है, इसमें जर्नल एंट्री है, इसमें जर्नल एंट्री है, 3 चैप्टर जर्नल एंट्री है। तो वहां पर तो हम बेसिक में वहां तोड़ेंगे पकड़ के। अभी तो हमारा काम सिर्फ ये कि जानना कि अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या था। याद है कुछ? सबसे पहली चीज क्या हुआ करती थी? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अगला बताइए, मेजरिंग, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा बताइए, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इनटू दी जर्नल। परफेक्ट। फोर्थ बताइए, रिकॉर्डिंग से आप क्या बनाते हो? जर्नल। अगला बोलिए, क्लासिफिकेशन, दैट इज लेजर। परफेक्ट। अगला बोलिए, समराइजिंग। समराइजिंग से क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको वैसे तो बहुत 4-5 तरह के मिल जाने वाले हैं। नाम बोलोगे कुछ? कौन से होते हैं वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नाम बताओ इस बारी। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट सुना है ना आप लोगों ने? कंपनी के इसमें क्या बोलते हैं उसे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इन तीनों के नोट्स। इन तीनों के एक और भी होता है,
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इंटर लेवल पे नहीं है, ये फाइनल लेवल पर है, इंटर लेवल पे है ही नहीं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो मैं उसका फॉर्मेट जरूर दिखाऊंगा आपको, हमारे कोर्स में नहीं आता, लेकिन फाइनल लेवल की बात दिखा दूंगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिलहाल अपने पास दो पार्ट में, कौन कौन सी बोल रहे थे आप, बोलो आप कौन सा, आयुष क्या बोल रहे थे आप? पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, और एक और चीज कौन सी आ गई आपके पास, इनकम स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब इट हेल्प्स इन डिटरमाइन क्या चीज, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, जो आपको आपके बिजनेस की क्या बताए, फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज आपको बताए एसेट्स कितने हैं, आपको बताए आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपको बताए आपके बिजनेस का कैपिटल कितना है, रिजर्व्स कितने हैं, ये वगैरह वगैरह। और ये सब जानने के लिए आपको कौन सा स्टेटमेंट बनाना पड़ रहा है, बैलेंस शीट। जब आप फाउंडेशन लेवल पे थे या 12th लेवल तक थे तो आप सबने टी शेप बैलेंस शीट बनाई, अब हम कौन सी बनाने वाले हैं, कंपनीज के लिए शेड्यूल 3 वाली, शेड्यूल 3 पार्ट 1। ये जो बैलेंस शीट बनती है ना, मैं ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहा हूं, अभी मैंने थोड़े पहले एक वर्ड यूज किया था, एएस, क्या फुल फॉर्म है, आपने एएस के अलावा कोई वर्ड सुना है, इंडियस सुना हुआ है आप लोगों ने, फुल फॉर्म इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया में क्या चलता है, दोनों, किसके लिए दोनों, अगर 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 सिंपल सी बात सुनिएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल जा रहे हैं, ये चीजें अभी यहां पे शुरू करेंगे आगे, तो कनेक्टिविटी जुड़ जाती है तो मुझे बताना जरूरी है। आपके घर के आसपास कोई कार्ट वाला है जो कुछ मोमोज वगैरह बेचता हो, ऐसा कुछ है? कितने रुपए की प्लेट मिलती है, 30 रुपए की? कौन सा मोमो, एक मोमो है क्या? मिनिमम 50 रुपए तो कहीं ना कहीं मिल जाता है, थोड़ा और अच्छा जाओ तो 100 का मिल जाता है, थोड़ा और अच्छा जाओ 200 का मिल जाता है, वट एवर। लेट्स से अगर एवरेज प्लेट 100 रुपए की भी है, क्या लगता है कितनी प्लेट बेचता है एक दिन में? 100 रुपए की प्लेट कितनी बेच देता होगा एक दिन में? 200 प्लेट बिक जाती होंगी, एवरेज 100 ही ले लेते हैं, तो मोटा मोटा कितने का काम करता है दिन में, इंटू 30 डेज, इंटू 12 महीने, एक फ्रेशर सी एक पैकेज से ज्यादा 36 लाख रुपए। और अगर 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 होता तो नहीं है, लेकिन अगर 50% खर्चा भी मान लूं, कितने का प्रॉफिट है? आज लेते हो ना, आजकल बड़ी रील्स आती हैं ऐसी, एक मोमो वाला इतना कमा रहा है, वो इतने कमा रहा है, ऐसे कर करके, और ऐसा नहीं कमा नहीं, एक्चुअली कमा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक, आपने सुना नहीं सुना, एक न्यूज में आया था, एक गोलगप्पे वाले के पास जीएसटी का नोटिस गया, गोलगप्पे वाले के पास जीएसटी का नोटिस गया, क्योंकि उसके पास यूपीआई पेमेंट्स एक साल में 40 लाख से ऊपर की आई थी, और वो तो यूपीआई पेमेंट थी, कैश में तो अलग होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हो। और 5-6 साल पहले की न्यूज है, लखनऊ में कचौड़ी वाले का 86 लाख का रेवेन्यू मिला था, और वो जीएसटी नहीं भर रहे थे, गवर्नमेंट ने नोटिस ले भेजा था बेसिकली। आप जब जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इंडिया के अंदर अगर आपकी सालाना सेल, पूरे साल की सेल 20 लाख से ऊपर है सर्विसेज के केस में, और गुड्स के केस में 40 लाख से ऊपर है, तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है। तो उस तरह से पकड़े गए। अब तो फॉर एग्जाम्पल के लिए 36 लाख रुपए, 18 लाख रुपए। मेरा सवाल ये है, एएस इंडियस, एएस या फिर इंडियस? ये दोनों ही नहीं, एएस लगना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है ये अकाउंटिंग भी कर रहा होगा?
सोचो इसके यहाँ पे रेड पड़ रही है, रेड पड़ने में मोमोज मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोग ना कमा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि प्रॉपर कोई शॉप नहीं बनी हुई, कोई बैठने की जगह नहीं है, आप आ रहे हो, खा रहे हो, जा रहे हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा तो अच्छा खासा है अंदर, दिखता नहीं है। और इसे अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है, कोई इससे पूछ भी नहीं लगे अकाउंट बनाता है नहीं बनाता। और स्मॉल बिजनेसेस अकाउंट पता कब बनाते हैं, या अपना इनकम टैक्स कब भरते हैं, पहले तो भरते ही नहीं है। एक और चीज आपकी नॉलेज के लिए, पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर, कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न, मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं बोल रहा हूं, इनकम टैक्स रिटर्न बोल रहा हूं, यानी कि इंफॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट को कि हाँ हम कुछ कमाते हैं। टैक्स देने की बात तो बात दूसरी है, और भी कम है उससे। तो इस बार जो रिटर्न फाइल हुई थी वो करीबन 7.5 करोड़ फाइल हुई थी 140 करोड़ में से, और जो टैक्स दिया गया था वो करीबन 3, 3.5, 4 करोड़ लोगों ने टैक्स दिया था। तो 4 करोड़ के टैक्स से 140 करोड़ का काम चलता है जनता का गवर्नमेंट की तरफ से। और क्या लगता है वो ऐसे लोग आते होंगे 7.5 करोड़ के अंदर? नहीं। ये पता ये लोग तब कब गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरते हैं, जब इन्हें लोन लेना होता है। आप बैंक से लोन लेने जाओ, बैंक आप सबसे पहले आपसे क्या मांगता है, आपका इनकम प्रूफ क्या है, आपने आईटीआर फाइल की है। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। जिस दिन आप सीए करने लग जाओ ना, जब सीखने लग जाओगे, सबसे पहले आपके रिलेटिव आपके बोलेंगे मेरी आईटीआर भर देगा क्या? 500, 1000, 2000 ऐसे काम होते हैं शुरुआत में, मिलते हैं जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस समझते हैं आप लोग, अपना खुद का काम करना। तो आपके खुद के काम में आपके शुरुआत में आपके क्लाइंट्स आपके रिलेटिव्स ही होते हैं, क्योंकि आपको कौन जानता है उस वक्त पर। या तो आपने क्लाइंटेज बनानी शुरू करी हो पहले से, अदरवाइज आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो अपना इनकम टैक्स जीएसटी का काम आपसे करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर अकाउंटिंग नहीं होती, इसलिए ना ये एएस फॉलो करते हैं, ना ही ये इंडेस फॉलो करते हैं। मैं मोटा मोटा सिंपल ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। इंडेस इंडिया के अंदर वो फॉलो करते हैं जिनकी बहुत बड़ी कंपनीज हैं। और बहुत बड़ी कंपनी क्या होता है? बहुत बड़ी कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, या फिर लिस्ट होने के प्रोसेस में है, या फिर जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। सिर्फ वो लोग अपने पास क्या बनाते हैं, इंडेस के बेसिस पे अकाउंट्स, और बाकी सब क्या बनाते हैं, एएस के बेसिस पे अकाउंट। हमें कौन से वाले करने हैं? तो इसका मतलब अभी हम उन बहुत बड़ी कंपनीज के बारे में बात नहीं कर रहे, वो सारी बातें कहां पर होती हैं, सीए फाइनल में। यहां पर बातें किसमें होंगी, एएस के अंदर। तो क्या इसको बनाना पड़ेगा? बनाना तो चाहिए, इसके ऊपर लिमिट लगती है। जब हम एएस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको लिमिट लिखवाऊंगा, वहां पर लार्ज एंटिटीज, स्मॉल एंटिटीज ऐसे करके सिखाया जाएगा कि ये किसमें आएगा किसमें नहीं आएगा। बट मेरा कंसर्न ये टॉपिक का क्यों शुरू हुआ था, वो टॉपिक कंसर्न ये हुआ था कि आप लोग जो बैलेंस शीट थोड़ी बहुत जो पहले पढ़ के आए हो, वो कौन सी वाली पढ़ के आए हो, शेड्यूल 3 पार्ट 1। बट शेड्यूल 3 से पहले एक और चीज आती है, डिवीजन 1। क्या आता है? डिवीजन 1 वो है जो कि एएस बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा रहा है, और एक और है डिवीजन 2 जो आपकी इंडेस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा रहा है। कौन कौन से बोले मैंने? डिवीजन 1, डिवीजन 2। डिवीजन 1 कौन सा? एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम पढ़ेंगे, इंटर में हमें सिखाया जाएगा। और डिवीजन 2 कौन सा? इंडेस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमें सीए फाइनल में सिखाया जाएगा। क्या लगता है सेम फॉर्मेट होगा? आप अपनी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखते हो? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, फिर लेट्स से नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, देन नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब अगर कोई नॉर्मल लेमैन है जिसको नहीं पता है, उसे कैसे पता चलेगा कि ये इंडेस बेस्ड है या एएस बेस्ड है? ना, सबसे बड़ा हिंट ये है, इंडेस वाली बेस में एसेट ऊपर आते हैं,
है ही नहीं लायबिलिटी स्टार्टिंग, उल्टी बैलेंस शीट है, जो आपने पढ़ा है उसके रिवर्स में जाएगी। आ रही बात समझ में वाली? तो जब कभी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाओगे, आर्टिकलशिप में आप जाओगे, तो आप पढ़ के क्या जाओगे? एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर आप किसी अच्छी फर्म में चले गए, बिग फोर में चले गए, जो लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रही है, वो आपको किसकी बैलेंस शीट दिखाएगी? इंड एएस की। और वहां पहले दिन ही आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ है? नॉन करंट एसेट। आप बोलोगे गलत बनाई हुई है, जबकि तो आपने वो पढ़ी ही नहीं है। बट अगर आप किसी मीडियोकर फर्म में गए, वहां पर आपको एएस बेस्ड कहानियां मिलेंगी, आपकी जान पहचान की चीजें होंगी। लेकिन जैसे ही आप किसी बड़ी फर्म में जाओगे, बिग फोर में, आपको सबसे पहला काम ये मिलेगा, बैलेंस शीट देखते आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, हमने तो उल्टा पढ़ा है इसके अंदर, या तो हमने गलत पढ़ा है या फिर ये गलत पढ़ा रहा है। बट लेकिन दोनों सही है। हम आपको पढ़ा रहे कौन से वाला? इंटर वाला। और वहां पे कौन सा है? वो फाइनल वाला। तो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया। दो डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, और दो एक और भी है, डिवीजन 3 भी है। कुछ ऐसी और चीजें भी हैं जहां पर ये दोनों नहीं लगते, जिनके ऊपर अपने स्पेशल एक्ट लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बैंक गए हो कभी आप लोग? हम सीए लोग ना बैंक ऑडिट भी करते हैं, और बैंक ऑडिट करने के लिए एक एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और उन्होंने अपना खुद का फॉर्मेट बना रखा है। वो कहते हैं हम हैं कंपनी ही, लेकिन हम कंपनीज एक्ट की बातें नहीं मानेंगे, हमारा खुद का एक्ट बताएगा कैसे फॉर्मेट बनना है। डिवीजन 3, एनबीएफसीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, उनके अपने अलग फॉर्मेट्स हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे कोर्स में नहीं, पहले कभी हुआ करते थे। मैंने एनबीएफसी भी पढ़ाया है, बैंकिंग भी पढ़ाया है, इंश्योरेंस भी पढ़ाया है, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ाया है, लेकिन हमारे कोर्स पे हट गया है। मान लीजिए आपके लिए आसान काम हो गया। तो मैं अभी आज की क्लास को इस बात पे कंक्लूड कर रहा हूं कि हम अपने पास क्या शुरू कर चुके हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि क्या बन रही है? बैलेंस शीट, जो हमें क्या बताएगी? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। इस बात को भी और लिख देता हूं मैं यहां पर। मैं ये किस चीज में हेल्प करेगी? इट हेल्प्स इन डिटरमाइन, क्या चीज बेटा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। क्या मतलब होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस। और इसके लिए हम क्या बनाने वाले हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब ये डिवीजन 1 कैसे सिखाएगा? एएस बेस क्या होता है, उसमें क्या क्या एएस की बातें होंगी, मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स दूंगा, एक छोटा सा बस लास्ट। इसके बाद फिर आपका ब्रेक शुरू करेंगे, ताकि मैं आपको बता सकूं, या कह लीजिए डरा सकूं, कि आपको आइडिया लगे। ये है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, हमें पूरा बनाना है। नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे हम इसके अंदर। देख रहे हैं आप कुछ हेडिंग्स क्या क्या लिखी हुई हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर क्या लिखा? पहला हेड, उसके अंदर क्या क्या लिखा है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नोट नंबर लिखे हुए हैं। पूरी बैलेंस शीट के कितने नोट्स हैं? गेस करो। छब्बीस नोट अदर करंट एसेट तक हैं। एक और नई चीज, क्या नई चीज? आप पहले पढ़ी हुई आपने, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। एक नया वर्ड आगे क्या लिखा है? नोट नंबर 27। तो ये 27 नोट्स मैं आपको सिखाऊंगा, तब आपको बैलेंस शीट बनानी आएगी एज पर कंपनीज एक्ट, डिवीजन 1, शेड्यूल 3, पार्ट 1। क्योंकि वो लेवल, जिस दिन इंटरव्यू होगा ना आर्टिकलशिप का, अकाउंट्स खोल के दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ऑडिट के एग्जाम के अंदर, एएस के इंटरव्यू के अंदर एएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैलेंस शीट के साथ, तो ध्यान रखना। टैक्स में गए तो टैक्स की बातें पूछेंगे, ऑडिट के लिए गए तो अकाउंट्स और ऑडिट की बातें पूछी जाएंगी। इसलिए फुल डिटेल में जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल बहुत बात करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। इसीलिए वो 84 क्लासेस ऐसे नहीं लग रही हैं, टाइम लगता है। ठीक है जी, तो फिर आज के इतना रखते हैं। ये वाली शीट मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। इसके आगे का काम अपनी नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे, चैप्टर वहां से प्रॉपर आगे बढ़ेगा। चलो फिर आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।